नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरान शरी नॉलेज आर्मरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि पॉलिटी की सीरीज हम लोग यहाँ पे शुरू कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बड़ी शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। और उसी शानदार तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटी की क्लास 4 लेकर आया हूँ। और इस पॉलिटी क्लास 4 में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संवैधानिक सभा, जिसने हमारे संविधान को बनाया है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और कोशिश करता हूं मैं आपको यहां पे कि उससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी है वो आपके सामने हर एक टॉपिक की रख दूं। और ध्यान रखो बेटा, पूरा कंप्लीट पॉलिटी सिलेबस हम लेकर चल रहे हैं, जो कि एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए या फिर किसी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बेटा है क्या? बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या, क्या चीज है, क्या किया है इसने। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि संवैधानिक जो सभा है ना बेटा, संवैधानिक सभा ने क्या किया है, हमारे संविधान को बनाने का काम किया है। ध्यान रखो बेटा, अभी कॉपी पेन छोड़ देना, अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। सुन लोगे, एक अच्छे लिसनर बनोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है ना? बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ना मेरे को कहीं जाना है। अपना भी खाना पीना लेकर, पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। ठीक है ना? पॉपकॉर्न मत लेके मत बैठ जाना, नहीं तो घर वाले बहुत सूद देंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे संवैधानिक सभा ना क्या है, संवैधानिक सभा ने हमारे संविधान को बनाया है। अब संवैधानिक सभा, सवाल ये उठेगा सर संवैधानिक सभा जो थी वो किसने बनाई, कहां से आई, किसके पास अथॉरिटी थी ये संविधान को बनाने की? तो बेटा ये जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे ऊपर रूल कर रही थी तो उस दौरान पे ना विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो 1940 की बात आपको बताता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग चले जाएंगे, पॉलिटिकल लेक्चर है लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हमें बैकग्राउंड इसका देखना पड़ेगा। तो जब अगस्त ऑफर आया तो उस दौरान पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। तो अंग्रेज जो है ना काफी कमजोर पड़ चुके थे, क्योंकि अंग्रेज जो है ना जापानीज आर्मी से लड़ना था, उनको हिटलर की आर्मी से लड़ना था। और ऑलरेडी जो है ब्रिटेन जो है पहला विश्व युद्ध लड़ चुका था। तो इतना पैसा, इतनी इकोनॉमिक सिचुएशन इनकी जो है डिटरॉइट हो रही थी, खत्म हो रही थी। इनका इतने पास पैसा नहीं था कि ये लोग इतने बड़े लेवल पे विश्व युद्ध की तैयारी कर सकें, और इतने सैनिक भी नहीं थे कि इतनी बड़ी आर्मी को ये लोग लड़ पाए, इतनी बड़ी आर्मी से। तो अब इनको जो है क्या सपोर्ट चाहिए, किसका सपोर्ट चाहिए? तो भारत का सपोर्ट चाहिए। तो भारत के सपोर्ट को गेन करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया भाई, विश्व युद्ध सेकेंड में इन्होंने इंडिया को घोषित कर दिया कि ये भी हमारा साथ दे रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। अब तुम खुद सोचो बेटा, इंडिया का ना कोई लेना देना है ना, इंडिया का ना कोई किसी से लड़ाई, और इंडिया जो है खुद मार झेल रहा है अंग्रेजों की हुकूमत का, और इंडिया जो है इंक्लूड कर दिया गया इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। और जब इंक्लूड कर दिया गया तो जो है वहां के जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, बड़ा नाराज हुए। भाई नाराज क्यों ना हो, तुम खुद सोचो, बिना कोई वजह के इंडिया को इंक्लूड करा जाना वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और दरख्वास्त करना ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए और अंग्रेजों का साथ दें इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ने के लिए। तो उन्होंने उस दौरान के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने क्या किया, एक अगस्त ऑफर भेजा। और अगस्त ऑफर में उन्होंने क्या कहा कि आप अगर हमारा साथ देते हैं, भारतीय लोग अगर हमारा साथ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेटा आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ला देंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे संविधान को फ्रेम करने का काम करेगी। ठीक है ना? अच्छा, अब जब विश्व युद्ध सेकेंड खत्म होता है तो सरकार गिर जाती है भाई। विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, तो इनकी सरकार जो है गिर जाती है और एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली कहते हैं उनके इंडिया के फेवर में थे, वो इंडिपेंडेंस के इंडिया के फेवर में थे। तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 1946 में, और इसलिए भेजा ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कर पाए। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, वो हमारे भारतीय संविधान को बनाने का काम करेगी।
ठीक है ना। लेकिन एक चीज समझो, संवैधानिक सभा जो है ना, इसका प्रपोजल रखा किसने? तो इसका पहली बार प्रपोजल रखा गया 1934 में एमएन रॉय के द्वारा, और उन्होंने कहा क्यों ना हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए ताकि वो हमारे भारत के संविधान को बनाए और सारे के सारे जितने भारतीय हैं उसी संविधान के हिसाब से चलेंगे। इसी वजह से 1936 का लखनऊ सेशन होता है जिसको प्रेसाइड करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यह सेशन किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, जो उस दौरान भारत की मोस्ट डायनेमिक पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाती थी, है ना। तो उसको प्रिसाइड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने पहली बार ऑफिशियल डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। लेकिन अंग्रेजों ने इसमें चाल चल दी। अंग्रेज जो है ना एक अधिनियम लेकर आए, मायने है इसका, एक एक्ट लेकर आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके बारे में हमने बात भी करी थी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब वो लेकर आते हैं अंग्रेज, लेकिन उसमें कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं रखी गई, जिसकी वजह से लोगों ने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सपोर्ट नहीं किया, है ना, उसके खिलाफ चले गए। क्यों? क्योंकि इंडियंस को क्या चाहिए था? संवैधानिक सभा चाहिए थी। जब सी राजगोपालाचारी 1939 में 15 नवंबर का वो दिन था जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने एक डिमांड रखी कि हमें संवैधानिक सभा चाहिए, और अगर संवैधानिक सभा नहीं मिलेगी तो हम भारत, हम एज अ इंडिया, हम इंक्लूड, हम भारतीयों को, हम भारत एज अ भारत, हम अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। किसमें सपोर्ट नहीं करेंगे? दूसरे विश्व युद्ध में सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर के माध्यम से यह एक्सेप्ट कर लिया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो हम उसके माध्यम से संविधान भी भारत के लिए बनाने का काम करेंगे। तो ये था आपका बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह सकते हैं बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। इन 1934 एमएन रॉय ने क्या किया है बेटा? एमएन रॉय ने 1934 में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रपोजल रखा था ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The Indian National Congress made it one of their official demand in 1935। पहली बार इसका प्रस्ताव रखने वाले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति कौन है? 1934 में एमएन रॉय ने रखा, और उनके प्रस्ताव रखने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना ये ऑफिशियल डिमांड बना ली कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए ही चाहिए भाई, उसके बिना तो अब काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो सेकंड है आईएनसी का जो लखनऊ सेशन होता है 16 अप्रैल 1936 में, जिसको प्रिसाइड करने वाले व्यक्ति हैं बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां पे इन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी, ऑफिशियल डिमांड रख दी अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ध्यान रखो, पहली बार ये ऑफिशियल डिमांड पंडित नेहरू के द्वारा रखी गई 16 अप्रैल 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आईएनसी के लखनऊ सेशन में। ठीक है। They rejected the proposal idea in the Government of India Act 1935 as it imposed a constitution that was not accepted by the Indians। कहने का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब अंग्रेजों के द्वारा लाया गया तो उसमें भी कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन करे जाने की बात नहीं करी गई। इसकी वजह से इंडियंस ने इस एक्ट को क्या नहीं किया बेटा? एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। अगला देख लेते हैं। इट वॉज वेन सी राजगोपालाचारी डिमांडेड द सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 15th of November 1939 which would be based on adult franchise which was accepted by the British in the August offer of 1940। तो सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को उन्होंने ऑफर दिया कि हम चाहते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए और इस
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर होंगे वो इलेक्ट होकर आएंगे। तो क्या कहने का मतलब है, वुड बी बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ही होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन के माध्यम से उस संवैधानिक सभा में जो लोग बैठेंगे वो इलेक्शन के माध्यम से आएंगे, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया अगस्त ऑफर 1940 के तहत, और एक्सेप्ट करना भी चाहिए था। क्यों नहीं करते वो, क्योंकि इंडियंस का कॉपरेशन भी तो चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और अगर कॉपरेशन नहीं मिलेगा भैया तो अंग्रेज जो है जापानीज आर्मी से मात खा जाएंगे, जो कि हमने देखने को नहीं मिला। साउथ ईस्ट एशिया में 1945 तक अंग्रेज जो है अपना पूरा साउथ ईस्ट एशिया का कंट्रोल जापानीज आर्मी के हाथों गवा चुके थे, ठीक है ना। इतनी डिटेल में बात नहीं जाएंगे क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री निकल आएगी फिर, ठीक है। आ जाओ भाई, अगला है हमारा, इसी के आगे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द असेंबली वर हेल्ड एज डायरेक्टेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। मैंने क्या बताया था कि संवैधानिक सभा का जो गठन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के माध्यम से किया जाता है, जो कि उस दौरान के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इंडिया की इंडिपेंडेंस को फेवर में करते हुए इस कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा था। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठेंगे वो इलेक्शन के माध्यम से आएंगे। क्या प्रोसीजर होगा इलेक्शन का, वो सारी चीजें कैबिनेट मिशन प्लान में बताई गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा देख लेते हैं, दीज इलेक्शंस वर इनडायरेक्ट इन नेचर एज द मेंबर ऑफ दिस असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। ध्यान रखो बेटा, अब यहां पे समझ लो कि एक होती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी थी उस दौरान पे बेटा ब्रिटिश इंडिया के दौरान पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तीसरे नंबर पे होता था बेटा प्रिंसली स्टेट, राजाओं की रियासतें थी, ठीक है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन लोग बैठे थे बेटा, यहां पे अंग्रेज बैठे थे, ब्रिटिशर्स बैठे थे। और प्रोविंशियल लेवल पे, प्रांतों के लेवल पे, प्रांत मतलब कह सकते हो आज के टाइम के राज्य, स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। तो यहां पे कौन लोग बैठे हुए थे बेटा, यहां पे इंडियंस बैठे हुए थे, और ये था बेटा प्रिंसली स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो लोग बैठेंगे जो किनके द्वारा चुने जाएंगे, वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जा रहे बेटा, वो चुने जा रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा। तो ध्यान रखो, आज के टाइम की उसे हम क्या कह सकते हैं, आज के टाइम की हम उसे विधानसभा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे वो किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा चुने जा रहे हैं, ना कि लोगों के द्वारा। और जो प्रोविंशियल असेंबलीज में जो मेंबर बैठे हैं बेटा, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो चुने जा रहे हैं बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो चुनाव होंगे वो इनडायरेक्ट नेचर के होंगे। कहने का मतलब डायरेक्ट लोगों के द्वारा ये लोग नहीं चुने जा रहे, ये लोग चुन रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर, और ये प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर चुन रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, ठीक है ना। आई होप आपको इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता। तो ध्यान रखो इतनी आसान भाषा में आपको कहीं पे भी YouTube की क्लास में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे समझ लो बेटा, एक बार जितना समझ लोगे, एक बार में जितना समझ में आ जाए बेटा, समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि बार बार थोड़ी पढ़ना है बेटा, पॉलिटी थोड़ी पढ़ती रहनी है ना। एक बार पढ़ो, इतना पुख्ता कर लो उसको कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए और तुम उसको, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसको हिला ना सको। भाई इतना जज्बा रखो कि एक कोशिश करो कि एक ही क्लास में हम सारा कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। और इसी पूरी सीरीज में पूरी की पूरी पॉलिटी में आपके सामने उसका निचोड़ जो है आपके सामने रख दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, इसका फायदा उठाना सीखो, ठीक है। आ जाओ, द इलेक्शंस इनडायरेक्ट नेचर के होंगे, मैंने आपको ये समझा दिया। आगे देख लेते हैं कि इसके अलावा और क्या बात करी गई है यहाँ पे, कंपोजिशन एंड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बेटा, उसमें कितने मेंबर थे, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब कितने मेंबर रह गए, है ना, कितने मेंबर ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, कितने मेंबर प्रिंसली स्टेट के थे। तो ये सारी की जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
का गठन होता है तो उस दौरान पे कितने मेंबर थे, कितनी सीट रखी गई थी बेटा, तो ध्यान रखो 389 सीट रखी गई थी। उनमें से जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो भारत के पास कितनी सीट रह गई, तो ध्यान रखें बेटा भारत के पास 299 सीट रह गई और पाकिस्तान के पास कितनी सीट रह गई, ध्यान रखें बेटा पाकिस्तान के पास 90 सीट रह गई और इंडिया के पास कितनी सीट आई, 299 सीट आई। और अब भारत की जो 299 सीट हैं तो उस 299 सीट में से 229 सीट बेटा किसकी होंगी, ब्रिटिश प्रोविंसेस की होंगी, ब्रिटिश के जो प्रांत हैं उन सब की होंगी। और उनमें से जो 70 सीट हैं वो नॉमिनेशन कहां से होगा बेटा, प्रिंसली स्टेट से होगा, राजाओं की रियासतों से होगा। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा देख लेते हैं, अब जब संवैधानिक सभा के मेंबर डिवाइड हो गए, पता चल गया कि 299 मेंबर हैं इंडिया में, जिसमें 229 मेंबर हैं बेटा ब्रिटिश प्रोविंसेस के और 70 मेंबर हैं बेटा प्रिंसली स्टेट के। अब ये लोग बैठक भी तो करेंगे, बिना बैठक किए कैसे संविधान का एक तरह से संविधान को फ्रेम कर देंगे, तो बैठक होनी है बेटा। तो पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब होती है बेटा, पहली बैठक होती है बेटा 9 दिसंबर को, 9th ऑफ दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक होती है, जिस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहां पे प्रेसिडेंट चुना गया एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। लेकिन इसी की जब 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई तो दूसरी बैठक कब हुई बेटा, ये भी ध्यान रखो, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट कर लिया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट कर लिया जाता है इस संवैधानिक सभा का। ठीक है, तो हमारा संविधान, अगर कोई पूछ ले कि हमारा संविधान बनना कब स्टार्ट होता है, तो 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट होता है। कब बन के तैयार हो जाता है, तो थोड़ा सब्र करो, अभी आगे बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो आ जाओ, इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि बीएन राव को क्या बनाया गया बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में बनाया गया। संविधान से रिलेटेड कोई अगर एडवाइस देनी है, कोई अगर ऐड कराना है, कुछ चीज हटवानी है, तो इस तरह की एडवाइस देने का जो काम होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का होगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किसे बनाया गया, बीएन राव जी को बनाया गया। ठीक है, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई है, मैं चाहता नहीं हूं कि इस एक्स्ट्रा स्लाइड की वजह से जब आपको पीडीएफ मिले तो वो पीडीएफ ज़्यादा एमबी की हो और आपका ज़्यादा नेट खर्च हो जाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि अब संवैधानिक सभा जब बनती है तो अलग अलग कमिटीज भी बनाई गई बेटा। क्यों कमिटीज बनाई जाएंगी, क्योंकि अगर कमिटी नहीं बनाई जाएंगी तो संविधान लिखा कैसे जाएगा भैया। इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा देश है, तो संविधान बनाने के लिए कमिटी बनाना भी तो जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें केंद्र सरकार के लिए कानून बनाना है, हमने राज्य सरकारों के लिए कानून बनाना है, हमने राजाओं की रियासतों के लिए कानून बनाना है, हमने मनी के ऊपर कानून बनाना है, हमें टैक्स के ऊपर कानून बनाना है, हमें लोगों के मौलिक अधिकारों के ऊपर कानून बनाना है। तो ये सब कानून बनाया कैसे जाएगा भैया, ये कानून एक दो लोगों की बस की बात थोड़ी है। इस कानून को बनाने के लिए 299 मेंबर लगेंगे और वो 299 मेंबर में से अलग अलग कमिटीज बना दी जाएंगी और हर एक कमेटी का अलग अलग काम हो जाएगा और हर एक कमेटी का एक एक चेयरमैन होगा। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ और उस कौन कौन सी कमेटी के कौन कौन से चेयरमैन बनाए गए। तो पहली कमेटी है बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके चेयरमैन चुने गए। इसके अलावा है बेटा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। इसके अलावा है बेटा यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन दोबारा से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। इसके अलावा बेटा स्टेट्स कमेटी, जिसके चेयरमैन बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। तो ध्यान रखो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 कमेटीज के चेयरमैन चुने गए। इसके अलावा स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बेटा किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कमेटी का भी चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो 2 कमेटीज के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और 3 कमेटीज के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बने। इसके अलावा देख लेते हैं और किसे किसे चेयरमैन के रूप में बनाया गया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया बेटा,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। इसके अलावा बेटा फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, वो से आचार्य जेबी कृपलानी जी को बनाया गया। इसके अलावा माइनॉरिटीज सब कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, एचसी मुखर्जी जी को बनाया गया, हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे संवैधानिक सभा के, अभी हमने बात भी करी। ठीक है, इसके अलावा बेटा और किसे चेयरमैन बनाया गया, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, एवी ठक्कर को बनाया गया। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया, गोपीनाथ बरदोली को बनाया गया। ठीक है ना, आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी कमेटी बनाई गई हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके अलावा और भी अन्य कमेटी हैं, लेकिन उतनी कमेटीज को चेयरमैन आपके याद नहीं रखना है। ठीक है भाई, आ जाते हैं अगला क्या है बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी रही है, क्योंकि यही वो कमेटी है जिसने हमारे संविधान को लिखने का काम किया है, ड्राफ्ट करने का काम किया है। और इस कमेटी के चेयरमैन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनसे बड़ा लॉ का कोई भी ज्ञाता नहीं रहा उस दौरान पे, ध्यान रखना। उनसे बड़ा उस दौरान पे हमारे देश में लॉ का नॉलेजेबल पर्सन हमारे देश में नहीं था। इसी वजह से ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनका चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया, महात्मा गांधी जी के कहने पे। ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं इस कमेटी का गठन कब होता है बेटा, इस कमेटी का गठन होता है 29 अगस्त 1947 में। और जब 29 अगस्त 1947 में ये कमेटी बनती है तो उस दौरान पे कितने मेंबर होते हैं बेटा, इसमें 7 मेंबर डाले गए। कौन कौन है बेटा वो, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खैतान। लेकिन इससे जुड़ी हुई 2 जानकारी और दे देता हूं, बाकी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो बेटा वो क्या है। ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनाई गई थी तो उस दौरान पे तो ये 7 मेंबर थे, लेकिन जब जैसे जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का समय जो है आगे निकलने लगा तो BL मित्तर जो है यहाँ पे 6वें मेंबर, वो BL मित्तर की ना हेल्थ इश्यू आ जाता है, तबियत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जगह पे किसे डाल दिया गया, N माधव राव जी को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना दिया गया BL मित्तर जी की जगह। इसके अलावा जो 7वें मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं DP खैतान जी की मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है 1948 में, और इनकी जगह पे कौन आ जाते हैं, इनकी जगह पे TT कृष्णमाचारी आ जाते हैं। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। आई होप आपको इसमें कोई डाउट होगा नहीं। 7 मेंबर हैं, 7 में से 2 मेंबर चेंज होते हैं, एक BL मित्तर, उनकी जगह N माधव राव, और दूसरे हैं DP खैतान और उनकी जगह TT कृष्णमाचारी। ठीक है ना, तो ये हैं 7 मेंबर। आगे देख लेते हैं फैक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे संविधान से रिलेटेड, जैसे हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, है ना, किसने बनाया, किसने लिखा, कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, है ना। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इसको कितना समय लगा हमारे संविधान को बनने का। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज का समय लगता है। इसके अलावा बेटा ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर हैंड रिटन। ध्यान रखो बेटा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जब बनाया गया था तो उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट कोई प्रिंटेड नहीं था, वो हाथ से लिखा गया था बेटा, हाथ से लिखा गया था। तो यही लिखा हुआ है, नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। ये कोई ना टाइप किया गया था और ना कोई इसका प्रिंट निकाला गया था, ये क्या था बेटा, हैंड रिटन था। इसके अलावा दे आर करेंटली केप्ट इन अ हीलियम फिल्ड केस विद इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट एज इट इज एन इनवैल्यूएबल आर्टिफैक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। हमारे लिए हमारा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो संविधान का है इतना इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक रूप से कि इसको, ये पन्ना जो है, जो हैंड रिटन है, क्योंकि ये हैंड रिटन है तो ये पन्ना खराब हो सकता है, पीला पड़ सकता है, कत्थई पड़ सकता है, कई साल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई 75 साल हो चुके हैं
है ना, हमारे संविधान को, है ना, ऑलरेडी 1950 में लागू हुआ था, बन के तैयार हो गया 1949 में, तो ऑलरेडी 70 साल 75 साल हो चुके हैं हमारे संविधान को। तो कहीं ये पन्ना पीला या कत्थई ना पड़ जाए सड़ के, और हमारा डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खराब ना हो जाए, इस वजह से हमने एक केस में रखा है, एक बॉक्स में रखा है, और उस बॉक्स में बेटा हीलियम फिल्ड है, हीलियम गैस रखी गई है। क्यों रखी गई है? ताकि उस पन्ने को खराब होने से वो बचा सके, ठीक है ना, वो पन्ने को खराब होने से बचा सके। और ये बेटा कितने पन्नों में है ये हैंड रिटन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 251 पन्नों में लिखा गया है। 251 पेजेस का ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक बॉक्स में रखा गया है जिसके अंदर हीलियम गैस फिल है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफिस्ट हु हैड रिटन द यूनिक कॉपीज दैट डिफाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसका मतलब हमारे संविधान को लिखा किसके द्वारा गया है? अभी मैंने आपको बताया ना कि ये हमारा संविधान हैंड रिटन है, तो हैंड रिटन किसने किया है? हैंड रिटन। तो हैंड रिटन को करने के लिए बेटा कौन है, जिसे हम क्या कहा जाता है? कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है। कैलीग्राफिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। आपके माता पिता आपको बचपन में बोलते होंगे ना बेटा हैंड राइटिंग सुधारो, तो हैंड राइटिंग, जो लोग जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अत्यंत खूबसूरत होती है और वो लोग इस कला को जानते हैं, और वो उनको कहा जाता है बेटा कैलीग्राफिस्ट, जो लिखने का काम करते हैं अपने हाथों से, अपने पेन के माध्यम से। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने हमारे संविधान को लिखा था? वो कैलीग्राफिस्ट कौन है? तो उनका नाम है बेटा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है ना। इसके अलावा देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी ओरिजिनली। जो ओरिजिनल हमारा संविधान हैंड रिटन है वो दो भाषाओं में ओरिजिनली लिखा गया है। कौन कौन सी बेटा? एक अंग्रेजी, दूसरी हिंदी, ठीक है। अगला देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो हैज अ लॉट ऑफ एलिमेंट दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। हमने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि हमने हमारे संविधान में अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजें बोरो करी हैं। जैसे आयरलैंड के संविधान से हमने बोरो किया है, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ब्रिटेन से बोरो किया है, कनाडा से बोरो किया है, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, फ्रांस से बोरो किया है, सोवियत संघ से बोरो किया है, जापान से बोरो किया है ना। हमने कई सारे देशों से अलग अलग प्रोविजन हमारे संविधान में बोरो कर रखे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्राफ्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमने कहां से बोरो करा है बेटा? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था 1935 में, ठीक है। इसके अलावा इट इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हम फीचर्स, हमारी पॉलिटी सीरीज की पहली क्लास थी बेटा, उसमें मैंने बात करी थी कि हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कंप्लीटली फेडरल और यूनिटरी, इट इज मोर ऑफ ए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर। हमारा संविधान ना ही इकलौता फेडरल है और ना ही इकलौता यूनिटरी है। ये हमारा संविधान कैसा है बेटा? फेडरल ज्यादा है, और उसके साथ साथ फेडरल के साथ साथ क्या है बेटा? यूनिटरी है। फेडरल और यूनिटरी का मायने मैं आपको बता चुका हूं पहली क्लास में ही। फेडरल का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिटरी का मतलब होता है जब आपातकालीन स्थिति बन जाए तो उस दौरान पे सारी की सारी शक्तियां जो होंगी वो किसके पास आ जाएंगी? केंद्र के पास आ जाएंगी, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं कि द कंट्री फॉलोज अ बाई कैमरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बाई कैमरल मतलब क्या होता है? जहां पे दो सदन होते हैं, जहां पे दो हाउसेज होते हैं। तो बाई कैमरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यह है कि हमारे पार्लियामेंट में दो सदन है ना बेटा, एक तो है लोकसभा, एक और दूसरा है बेटा राज्यसभा। तो जहां पे दो हाउसेज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बाई कैमरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं,
अगला है हमारा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इससे रिलेटेड बताना चाहता हूं, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान जो है उसको कब अडॉप्ट किया गया, हमारे राष्ट्र ध्वज को कब अडॉप्ट किया गया है ना। तो ये सारी चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये अपने नोट्स बना लेना बेटा, या तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वो आप देख लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो पहले चीज है हमारी, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट, हमारी संवैधानिक सभा पहली बार कब उसकी बैठक हुई। अभी हमने जब पढ़ा था यहां पे बताया भी था, तो कब बैठक हुई बेटा, 9 दिसंबर 1946 में इसकी बैठक होती है, जिसके प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट। ध्यान रखना बेटा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली मीटिंग में प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। इसके अलावा हु प्रपोज्ड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड व्हेन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, मैं ऑलरेडी इसका एक अलग लेक्चर ला चुका हूं आप लोगों के लिए, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि प्रियम्बल को कहते हैं। हमारी जो तीसरी पॉलिटी की क्लास थी वो इसी प्रियम्बल के ऊपर थी, नहीं देखी है तो जाइए उस लेक्चर को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल है, और ये कब लाया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा, तो 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा, पंडित नेहरू जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा व्हेन वाज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन यूनियन वाज अडॉप्टेड, हमारे देश में संवैधानिक सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, तो ध्यान रखो बेटा, नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट किया जाता है 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया है। ध्यान रखो बेटा, 22 जुलाई 1947 में हमारे नेशनल फ्लैग ऑफ इंडियन यूनियन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा हाउ मेनी डेज वर टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असेंबल्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना समय लगा हमारे संविधान को बनने का, तो ये भी हम बता चुका हूं मैं आपको, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल समय लगता है हमारे संविधान को बनने में। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अगला है, व्हेन वाज जनगण मन अडॉप्टेड एज आवर नेशनल एंथम, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है इसको कब अडॉप्ट किया गया संवैधानिक सभा के द्वारा, तो ध्यान रखें 24 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया हमारे संवैधानिक सभा के द्वारा। इसके अलावा बेटा हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो उस दौरान पे कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल्स थे बेटा। कितने भाग थे, तो 22 पार्ट्स थे। इसके अलावा कितनी अनुसूचियां थी बेटा, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा हाउ मेनी सेशंस डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर, तो ध्यान रखो इसमें पूछा ये है कि टोटल हमारे संविधान को बनने के लिए कितने संवैधानिक सभा के कितने सेशन हुए हैं, तो टोटल बेटा 11 सेशन हुए हैं टू फॉर्मुलेट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा देख लेते हैं, व्हेन वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब से कब तक हुआ, लास्ट जो 11वां सेशन था वो कब से कब तक हुआ, तो वो ध्यान रखना बेटा 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 11वां सेशन चलता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। तो ध्यान रखो बेटा, जो 11वां सेशन था वो 14 से 26 जनवरी 1949 तक चला है। इसका मतलब हमारा संविधान बन के कब तैयार हो गया, हमारे संविधान को अडॉप्ट कब कर लिया गया, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन एक सवाल और आ रहा होगा आपके जहन में कि हमारे संविधान को अडॉप्ट तो कर लिया गया, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ, व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, तो हमारा संविधान लागू होता है बेटा 26 जनवरी 1950 को। तो ये था बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा टॉपिक, और इससे जुड़ी हुई मैंने सारी डिटेल आपके सामने रख दी है। इससे बाहर एक क्वेश्चन तक नहीं आ सकता अगर इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन आएगा तो।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और ध्यान रखें बेटा, 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये अपने लिए नहीं, आपके लिए, आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, ताकि अपना आप पॉलिटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लें। आपसे कोई अमाउंट नहीं ली जा रही इसकी, तो ध्यान रखो। हर एक डिटेल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, जो आपको शायद पेड लेक्चर में भी ना मिले। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बेटा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और खुद सब्सक्राइब भी करें। तो उम्मीद करता हूं आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद प्यारे बच्चों।